स्टूडेंट, दो तीन टर्म बच गई थी, छोटी छोटी चीज बच गई थी इकोसिस्टम की। फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक तो पार उसको बोलते हैं। पार का मतलब होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। जो रेडिएशन फोटोसिंथेसिस काम आते हैं उनको पार बोलते हैं। जो सनलाइट के लीफ के ऊपर पार गिर गई, उस पार का कितने परसेंट फोटोसिंथेसिस में पार, ये प्लांट है, इस पे लाइट गिरी हुई लाइट पार है, इसका कितने परसेंट ग्लूकोज में चला जाएगा। जो हम बोलेंगे 2 to 10%, 2% से 10% ऑफ पार इज यूज इन फोटोसिंथेसिस। जितनी लाइट टोटल गिरेगी इस प्लांट के ऊपर, जितनी लाइट गिरेगी उसका 2 से 10% ग्लूकोज बनने में, ये प्लांट है, जितनी लाइट गिरेगी उसका 2 से 10% ग्लूकोज बनने में यूज हो जाएगा। अगर 100 किलो कैलोरी गिरी है तो 2 किलो कैलोरी से 10 किलो कैलोरी ग्लूकोज बनने में चला जाएगा। जो तो 2 से 10% जो पार, जो जितनी लाइट गिरी है उसको पार का, उसका 2 से 10% फोटोसिंथेसिस यूज हो जाता है। रेस्पिरेशन, चलो आगे लेंगे। अच्छा, दूसरा आता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीज्ड। Entropy of the universe is increasing. यूनिवर्स या ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ रही है। जो यूनिवर्स या ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ रही है, क्या मीनिंग है इसका? इसका मतलब क्या है? एंट्रोपी का मतलब तुमने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, रैंडमनेस, डिसऑर्डर। और हवा में जितनी डिसऑर्डर होगी तब बोले एंट्रोपी ज्यादा है। और हीट की वजह से रैंडमनेस या एंट्रोपी बढ़ती है। जितनी हीट एनवायरमेंट में ज्यादा रिलीज होगी उतनी ही एंट्रोपी ज्यादा होगी। जो तो हम बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को ये भी बोलते हैं, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में टोटल एनर्जी नहीं जाती, थोड़ी जाती है, थोड़ी हीट के रूप में लॉस होती है। जैसे ग्लूकोज है, हमारी बॉडी में हमने ग्लूकोज लिया, जैसे हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, ग्लूकोज जब टूटेगा तो एनर्जी एटीपी में जाएगी, तो सारी एनर्जी एटीपी में नहीं जाएगी, कुछ हीट के रूप में लॉस होगी, यानी एंट्रोपी बढ़ेगी। तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है या यूनिवर्स में हीट निकल रही है। इसको यूं बोल दो, कंप्लीट एनर्जी इज नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस। एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में पूरी एनर्जी नहीं जाती। जो पूरी एनर्जी एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में नहीं जाती, ये है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में पूरी एनर्जी नहीं जाती, ग्लूकोज की एनर्जी एटीपी में सारी नहीं जाएगी, हीट के रूप में लॉस होगी। जो क्या यूं बोल दो, हर रिएक्शन में एंट्रोपी बढ़ती है, हीट निकलेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी। जो तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है या बॉडी की हीट निकलती है, इससे एंट्रोपी बढ़ती है और पूरी एनर्जी सब्सटेंस में नहीं ट्रांसफर होती है। जो ये है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसका मतलब इस दुनिया के जितने भी प्लांट एनिमल होते हैं वो हीट छोड़ते हैं, हीट छोड़ते यानी एंट्रोपी बढ़ती है। तो उनकी हीट निकली है तो एनर्जी उनकी डिक्रीज हुई है, इसलिए कंटिन्यूस एनर्जी की जरूरत पड़ती है प्लांट को भी, क्योंकि प्लांट की काफी ज्यादा एनर्जी हीट के रूप में लॉस हो जाती है, एनिमल की भी लॉस हो जाती है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अगर यूं आ जाए कि प्लांट एनिमल को एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ती है, तो हम बोलेंगे उसकी खुद की एनर्जी हीट के रूप में लॉस हो जाती है, एंट्रोपी बढ़ जाती है, इसलिए कंटिन्यूस
जो लाइट जरूरी है मिलना, जो कंटिन्यूस एनर्जी मिलना जरूरी है, यानी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक अप्लाई हो रहा है, जो कि सबकी एनर्जी हीट के रूप में लॉस हो रही है, इसलिए कंटिन्यूस लाइट की जरूरत होती है, कंटिन्यूस एनर्जी की जरूरत होती है प्लांट और एनिमल को। जो तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक बता रखा है जो क्या होता है और प्लांट एनिमल को क्यों जरूरत होती है इन सब के लिए, क्यों जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत क्यों होती है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक बताया मैंने क्या होता है, और कंटिन्यूस एनर्जी की जरूरत क्यों होती है पर्सन को या ऑर्गेनिज्म को, जो वो बताया मैंने। हमने कहा था 10% एनर्जी की ट्रांसफर होती है एक ट्रॉफी लेवल से दूसरे ट्रॉफी लेवल पे, 90% कहां चली जाती है वो बताऊंगा मुझे। ये बताना है कि 10% एनर्जी, ये मान लो प्लांट है या प्रोड्यूसर है, इनसे फूड चेन है, ये हर्बीवोर्स है, ये कार्निवोर्स है। अगर इसके पास 60 किलो कैलोरी एनर्जी है तो इसके पास 6 होगी, इसके पास 0.6 होगी। 10% एनर्जी जा रही है, 90% एनर्जी कहां चली गई, तो हम बोलेंगे या तो रेस्पिरेशन में एनर्जी लॉस कर रही है, नॉट यूज्ड, एंड यू का नॉट यूज्ड। एन यू का मतलब है नॉट यूज्ड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट 60 किलो कैलोरी का है, क्या हर्बीवोर्स पूरे पेड़ को खा जाएंगे, उसकी लकड़ी को कौन खाएगा, उसकी रूट को कौन खाएगा, तो नहीं खाएंगे, तो इसलिए लिखे नॉट यूज्ड। इसका बहुत ज्यादा पार्ट है जो खाया नहीं जाएगा, और काफी एनर्जी ये रेस्पिरेशन में भी लॉस कर देगा। क्या दो जगह एनर्जी का, तो 90% एनर्जी इस फॉर्म में नहीं ली गई, या तो यूज नहीं हुई या रेस्पिरेशन में लॉस होगी। तीसरी और नॉट आइसोलेटेड, एन का मतलब है नॉट आइसोलेटेड। अगर फूड हर्बीवोर्स ने खा भी लिया पेड़ को तो उसका लैट्रिन के रूप में बाहर आ जाएगी, सेल के पास नहीं पहुंचेगी। सेल के पास नहीं पहुंचेगी तो क्या बोलोगे, नॉट एसिमिलेटेड। एसिमिलेट नहीं हुई, सेल के पास नहीं पहुंची तो बोलोगे नॉट एसिमिलेटेड। तो 3 जगह पे प्लांट एनर्जी लॉस करता है। प्लांट से हर्बीवोर्स के पास एनर्जी 3 जगह का लॉस होता है। या तो पेड़ की कुछ हिस्सा खाया ना जाएगा, खा लिया तो सेल में नहीं पहुंचेगी वो फूड, लैट्रिन के रूप में बाहर आ जाएगा, या रेस्पिरेशन में लॉस कर दी। इन 3 तरीके से 90% एनर्जी लॉस हो जाती है। 10% बची वो इसकी सेल में पहुंच गई। अब हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स में 10% जाएगी, 90% कहां लॉस होगी, सेम हर्बीवोर्स भी रेस्पिरेशन लॉस करेगा। सारे हर्बीवोर्स को थोड़ी खा जाएगा ये कार्निवोर्स, हड्डियों को थोड़ी खाएगा। काफी पार्ट होंगे हर्बीवोर्स के जिसको कार्निवोर्स खा ही नहीं सकता, बोन को नहीं खा सकता, और कई पार्ट होंगे उसको नहीं खा पाएगा। और सेम सारी सेल में नहीं, खाना जो एलिमेंट्री कैनाल में गया सारा सेल में नहीं जाएगा, नॉट एसिमिलेटेड। तो इस तरह से 3 तरीके से 90% एनर्जी लॉस हो जाती है। एक क्वेश्चन और आता है बहुत फेमस कि कितने परसेंट एनर्जी सिर्फ रेस्पिरेशन में लॉस होती है, तो हम बोलेंगे प्लांट लॉस करते हैं 20% एनर्जी इज लॉस्ट बाय द प्लांट इन रेस्पिरेशन। लॉस्ट बोल दो या यूज्ड बोल दो। 20% एनर्जी तो प्लांट रेस्पिरेशन में लॉस कर देते हैं। हर्बीवोर्स 30%, कार्निवोर्स 60%। प्लांट 20 टोटल एनर्जी का 20% एनर्जी, 5वां हिस्सा एनर्जी का रेस्पिरेशन में यूज कर देता है, लॉस कर देता है प्लांट। हर्बीवोर्स इससे ज्यादा रेस्पिरेशन में यूज करता है 30%, कार्निवोर्स और ज्यादा यूज करता है 60%। तो बहुत ज्यादा एनर्जी रेस्पिरेशन में लॉस हो जाती है जैसे जैसे फूड चेन में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरह से चैप्टर कंप्लीट हो गया। जो लास्ट चैप्टर है +2 का, जो ये लेंगे, फिर उसके बाद +1 के उन चैप्टरों पर आएंगे जहां हमारे से ढंग से नहीं करा पाए थे, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर।
प्लांट हार्मोन वाला चैप्टर में ढंग से नहीं करा पाया था, जो प्लांट हार्मोन का चैप्टर ढंग से नहीं करा पाया था, तो वो कराऊंगा इस चैप्टर के बाद। अब इस चैप्टर में कितना टाइम लगेगा पता नहीं। जो वैसे तो इन सब के बाद में एलन की बुकलेट भी सोल्व नहीं कराई। एलन की बुकलेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है जो बुक से डिफरेंट है, और क्वेश्चन उसी में पूछे जाएंगे। तो पहले ये चैप्टर कराऊंगा। इकोलॉजी एलन के नोट से भी करवानी पड़ेगी, फिर उसके बाद प्लांट वाला चैप्टर आएंगे। पहले लास्ट चैप्टर ले रहा हूँ इकोलॉजी का, उसके बाद मैं कराऊंगा इकोलॉजी एलन की बुक से, और फिर लास्ट में लूंगा प्लांट हार्मोन वाला चैप्टर जो, और फिर 1 बाय 1 जिस जिस चैप्टर में दिक्कत आई वो मैं करवाता चला जाऊंगा। चैप्टर का नाम है एनवायरमेंटल इश्यू। मेरे हिसाब से ये चैप्टर का नाम है एनवायरमेंटल इश्यू। या एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इसमें पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे सारा, एनवायरमेंट के बारे में। तो पहले सबसे पहले एनवायरमेंटल पोल्यूशन की डेफिनेशन बताता हूं। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये 2 चैप्टर बोर्ड से हटा दिए गए। एक तो पीछे वाला जो इकोसिस्टम कराया था वो भी बोर्ड से हट चुका है, ये करवा रहा हूं ये भी बोर्ड से हट चुका है, लेकिन कंपटीशन में आएंगे। ये जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन ले रहा हूं, जो डेफिनेशन है इसकी, जो अनडिजायरेबल फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंज in air, water, soil, land is called environmental pollution. क्या होता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन? ऐसा बदलाव जो खराब हो, दिखने में बदलाव। जैसे मान लो गैस धुंधली हो, हवा धुंधली हो गई, तो ये अनडिजायरेबल चेंज है, खराब चेंज है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में। हवा में केमिकल डल गए तो केमिकल चेंज है। हवा में माइक्रोब्स डल गए, ये बायोलॉजिकल चेंज है। हवा में नहीं, पानी भी हो सकता है, पानी का रंग बदल जाए फिजिकल चेंज, पानी में केमिकल डाल दे केमिकल चेंज, माइक्रोब्स पानी में बायोलॉजिकल चेंज। फिजिकल चेंज मतलब दिखने में चेंज, केमिकल मतलब केमिकल डल गया है, बायोलॉजिकल मतलब माइक्रोब्स डल गए, ये सारे अनडिजायरेबल है, खराब चेंज है ये। अनडिजायरेबल या खराब चेंज, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल चेंज। फिजिकल मतलब बाहर से चेंज, केमिकल हवा पानी, फिजिकल चेंज मतलब बाहर से चेंज हवा पानी में। हवा पानी में कुछ केमिकल डाल दी जाए, हवा पानी में माइक्रोब्स डाल जाए, इन खराब चेंज को हम बोलेंगे पोल्यूशन। अनडिजायरेबल मतलब जो अच्छा ना हो, फिजिकल दिखने में चेंज, केमिकल चेंज, बायोलॉजिकल माइक्रोब्स चेंज। कहाँ किसमें ये फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल चेंज किसमें? हवा में, पानी में, मिट्टी में, धरती के ऊपर, ये सारे एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है। जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन करने वाली चीज को क्या बोलते हैं? पोल्यूशन करने वाली चीज को substance which cause pollution, जो सब्सटेंस पोल्यूशन करे आर कॉल्ड, ऊपर लिख दो, पोल्यूटेंट। जो सब्सटेंस पोल्यूशन करे उनको पोल्यूटेंट बोलते हैं। जो भी सब्सटेंस पोल्यूशन करेगा वो पोल्यूटेंट है। और एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कानून आया था इन 1986, एनवायरमेंटल
पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट कम केम। एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक्ट जो है 1986 में आया है पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक्ट आया 1986 में। प्लांट में पोल्यूशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लांट में? प्लांट ग्रोथ, प्लांट प्रोडक्टिविटी, दोनों कम हो जाएंगे और प्लांट की डेथ भी हो सकती है। प्लांट अगर हवा में पोल्यूशन हो गया तो प्लांट की ग्रोथ कम होती थी, प्लांट धीरे बढ़ेगा, प्लांट की प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है, उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं देगी प्लांट्स की और प्लांट की डेथ भी हो जाएगी। प्लांट की ग्रोथ रुक सकती है, प्लांट की प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है, प्लांट धीरे बढ़ेगा, प्लांट की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और प्लांट की डेथ भी हो सकती है पोल्यूशन से। पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कैसे करें कंट्रोल? कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन कंट्रोल कैसे करें? एयर पोल्यूशन को कंट्रोल हम कैसे करें? ले करें, स्टार्ट करें, एयर पोल्यूशन कंट्रोल करें। एयर पोल्यूशन कंट्रोल करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इंस्ट्रूमेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इंस्ट्रूमेंट है। पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकल जो सॉलिड मैटर है उनको रिमूव करता है। इट कैन रिमूव अप टू 99% पार्टिकुलेट मैटर। नाइन्टी 99% पार्टिकुलेट मैटर मतलब सॉलिड चीज रिमूव कर सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इसका प्रिंसिपल क्या है, कैसे कैसे रिमूव करेगा ये ऐसे होता है। इसमें ऐसे वायर होते हैं, जो वायर होते हैं एट हाई वोल्टेज, इनसे निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, निकलेंगे जो इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इन डस्ट पार्टिकल से चिपक जाएंगे। और डस्ट पार्टिकल नेगेटिव चार्ज बन जाएंगे। मैं लिख देता हूं। प्रेसिपिटेटर का मतलब प्रेसिपिटेट कर रहा है, डस्ट पार्टिकल को प्रेसिपिटेट कर रहा है, हटा रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब करंट, यूनिट भी होगी तुम्हारे फिजिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट से रिलेटेड कोई चीज हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट करंट या चार्ज से रिलेटेड हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज के ऊपर बेस्ड है ये इंस्ट्रूमेंट जो है। कैसे करेगा? वायर, ये वायर है, आर कैप्ट एट हाई वोल्टेज। वायर को हाई वोल्टेज पे देंगे, जो वायर होंगे उनको हाई वोल्टेज देंगे। वायर को हम हाई वोल्टेज देंगे, फिर क्या हो जाएगा? वायर को हाई वोल्टेज दोगे तो कोरोना ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिलीज्ड। कोरोना वायरस की बात नहीं कर रहा हूं, काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जिनको कोरोना ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। जब वायर को हाई वोल्टेज देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे
और ये इलेक्ट्रॉन डस्ट पार्टिकल से चिपक जाएंगे। These electrons attach with dust particles. इलेक्ट्रॉन डस्ट पार्टिकल से चिपक जाएंगे और डस्ट पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज बन जाएंगे। डस्ट पार्टिकल्स बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। अच्छा, आगे प्लेट होगी जो है, इनको बोले कलेक्शन प्लेट। जब ये डस्ट पार्टिकल इधर आएंगे तो कलेक्शन प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होती है, उससे चिपक जाएंगे। तो क्या करें, इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिवली चार्ज है, डस्ट पार्टिकल से चिपक गए और डस्ट पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज हो गए और डस्ट पार्टिकल डिपोजिट हो जाएंगे कलेक्शन प्लेट पे। डस्ट नेगेटिवली चार्ज डस्ट पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज डस्ट पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज डस्ट पार्टिकल्स आर अटैच्ड with collection plate, with collection plate जो पॉजिटिवली चार्ज है। और गैस पार्टिकल को धीरे धीरे चलना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में। गैसेस आर स्लोली पास्ड, गैसेस आर स्लोली पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के अंदर गैस धीरे धीरे चलना चाहिए। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से गैस धीरे धीरे चलेगी और पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, नेगेटिव डस्ट पार्टिकल हट जाएंगे। तो ये गैस जो बाहर निकलेगी इस इंस्ट्रूमेंट से, गैस फ्री फ्रॉम, गैसेज होंगी फ्री फ्रॉम पार्टिकुलेट मैटर। यहां से गैस आएगी पॉल्यूटेड गैस, एक इंडस्ट्री है और उससे पार्टिकुलेट मैटर हवा में बहुत छोड़ती है, तो इस इंडस्ट्री की चिमनी पे ये लगा दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा दो। जो इंडस्ट्री है जिसकी चिमनी में गैस, जिस इंडस्ट्री है उसकी गैस में डस्ट पार्टिकल ज्यादा है, तो ये लगा दो। गैस अंदर जाएगी तो उसमें डस्ट पार्टिकल ज्यादा होंगे, लेकिन बाहर निकलेगी तो उसमें डस्ट पार्टिकल नहीं होंगे। क्योंकि इस प्रिंसिपल पे इसने काम किया कि हाई वोल्टेज पे वायर है जो इलेक्ट्रॉन छोड़ते रहेंगे और डस्ट पार्टिकल से चिपकते रहेंगे। डस्ट पार्टिकल तो चार्ज हो जाएगा नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज अटैच हो जाएंगे कलेक्शन प्लेट पे, और जब बाहर निकलेगी तो गैस में पार्टिकुलेट मैटर नहीं होंगे, पार्टिकुलेट मैटर नहीं होंगे, गैस फ्री होगी। इस तरह से काम करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। जितना धीरे चलेगा उतना ही बढ़िया है, सारे सेपरेट हो जाएंगे। गैस तेजी से निकल गई तो खराब है, तो चिपके नहीं है कलेक्शन प्लेट के ऊपर। एक इंस्ट्रूमेंट तो ये होता है पॉल्यूशन कम करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। दूसरा इंस्ट्रूमेंट दूसरा इंस्ट्रूमेंट स्क्रबर। स्क्रबर में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिमूव होती है, गैस निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैस। उसमें तो पार्टिकुलेट मैटर या सॉलिड मेटेरियल सेपरेट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में, इसमें गैस सेपरेट होगी। दिस इंस्ट्रूमेंट रिमूव गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड। कैसे रिमूव करते हो सुनो, ये स्क्रबर है, ये और ये गैस है। यहां हम देंगे लाइम वाटर या नॉर्मल वाटर।
जो गैस बाहर आएगी उसमें सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होगी, गैस इज लैकिंग सल्फर डाइऑक्साइड, ये पॉल्यूटेड गैस है। पॉल्यूटेड गैस को हम स्क्रबर में देंगे, पॉल्यूटेड गैस स्क्रबर में जाएगी, ऊपर लाइम वाटर देंगे या पानी देंगे, सल्फर डाइऑक्साइड लाइम वाटर में पानी में घुल जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी, और जो बाकी गैस जो डिजोल्व नहीं हो बाहर आ गई। सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए हम लाइम वाटर या वाटर यूज करते हैं। जब गैस जाएगी तो लाइम वाटर या वाटर में सल्फर डाइऑक्साइड डिजोल्व हो जाएगी, और कोई एक आधी गैस डिजोल्व होनी वो डिजोल्व हो जाएगी और अच्छी गैस बाहर निकल जाएगी। तो चिमनी में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाओगे तो क्या गायब हो जाएंगे, चिमनी में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा दोगे तो डस्ट पार्टिकल हट जाएंगे, स्क्रबर लगा दोगे तो सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी। ठीक है, ये दो इंस्ट्रूमेंट थे जो एनसीईआरटी से ले रहा हूँ इस चैप्टर को, फिर लास्ट में मैं डिटेल से लेऊंगा जो। तो सबसे लास्ट पेज पे एक टॉपिक ले रखा वो करवा रहा हूँ। क्या ले रखा हो सुनो। पहले मैं टॉपिक लेता हूं, चलो ग्रीन हाउस इफेक्ट का टॉपिक लेता हूं। मुझे 14 मिनट है तो एक टॉपिक ये निकल जाएगा, एक ही निकल जाएगा। चलो मैं ये निकालता हूं, पीपल पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को बचाने में लोगों का क्या रोल है, फॉरेस्ट को बचाना है, लोग क्या रोल प्ले कर सकते हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन में लोगों का क्या योगदान है। एग्जांपल बताता हूं कैसे। इन 1731 किंग ऑफ जोधपुर ordered his minister for wood for making of his palace, for making of palace। 1731 में जोधपुर के राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया, जाओ क्या लेके आओ, लकड़ी लेके आओ, महल बनाना है। 1731 में जोधपुर के राजा ने ऑर्डर दिया मंत्री को कि जाओ लकड़ी लेके आओ, महल बनाना है। फिर क्या हो गया, क्या हुआ, सारे मंत्री और सैनिक पहुंच गए फॉरेस्ट में। वहां पे एक लेडी थी, अमृता देवी बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई। उसकी 3 लड़कियां थी, कई हंड्रेड्स ऑफ विलेजर थे, गांव वाले थे। अमृता देवी बिश्नोई थी, उसकी 3 लड़कियां थी और गांव वाले थे। मंत्री ने कहा सब हट जाओ, हम पेड़ों को काटेंगे। वो सारे पेड़ों को चिपक गए और कहा पहले हमारे को काटो फिर पेड़ों को काटो। और अनलकीली सारे मंत्रियों ने और सारे सैनिकों ने पेड़ भी काट दिए, इन सबको मार दिया, जो सारों को पेड़ों के साथ ही काट दिया। अमृता देवी बिश्नोई मर गई, 3 लड़कियां मर गई और कई गांव वाले मर गए। इसमें जो ये लोगों का रोल है फॉरेस्ट बचाने में जो, इसलिए तो ये क्या हो गए, ये सारे किल्ड हो गए जो बाई सोल्जर्स। जो मंत्री थे उनके सोल्जर ने सबको मार दिया, मंत्री के सैनिकों ने सबको मार दिया। फिर क्यों बताया ये सारी बातें, फिर आगे क्या खास बात, क्या क्यों बता रहे हैं सब कुछ, ये सब कुछ जो पढ़ा है इसमें क्यों बता रहे हैं हम, जो ये बता रहे हैं कि अमृता देवी के नाम पे आज जो जंगली जानवरों को बचाएगा
जो आज जंगली जानवरों को बचाएगा उसको अवार्ड मिलेगा। सॉरी, एक अवार्ड दिया जाएगा जो जंगली जानवरों को बचाएगा अमृता देवी के नाम पे। उस अवार्ड का नाम क्या है? अवार्ड का नाम है अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड। एक अवार्ड दिया जाएगा आज जो वाइल्ड लाइफ को बचाएगा अमृता देवी बिश्नोई के नाम पे, वाइल्ड लाइफ को बचाने वाला अवार्ड। और किन लोगों को मिलेगा? टू दोज पीपल्स हु सेव वाइल्ड लाइफ। जो वाइल्ड लाइफ को बचाएंगे उनको ये अवार्ड मिलेगा। जो तो लोगों का रोल है फॉरेस्ट कंजर्वेशन में। और एग्जांपल, यूपी में एक मूवमेंट चला था, एक आंदोलन चला था। कौन सा मूवमेंट या आंदोलन था? चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन। चिपको मूवमेंट फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन was started। चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, was started इन टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में ये चला रहा चिपको मूवमेंट। कहां है टिहरी गढ़वाल? इन उत्तराखंड में। और यह आंदोलन चलाया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। दिस मूवमेंट was started by सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया था चिपको मूवमेंट। ये भी बोले पेड़ के साथ चिपक जाओ, हम कटने नहीं देंगे पेड़ों को। जो चिपक जाते थे। अब गवर्नमेंट ने एक नया प्लान स्टार्ट किया है फॉरेस्ट को बचाने के लिए। जो कौन सा प्लान स्टार्ट किया है? 1980 में, 1980 में जेएफएम स्टार्ट किया है। जेएफएम का मतलब है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अगर ऐसा आ जाए जेएफएम या ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है तो क्या बोलोगे? इसमें गवर्नमेंट और लोकल पीपल दोनों मिलकर फॉरेस्ट को बचाते हैं। इन दिस गवर्नमेंट एंड पीपल्स प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट ज्वाइंटली। गवर्नमेंट और लोग मिलके जंगलों को बचाते हैं। जेएफएम में गवर्नमेंट और लोग मिलके जंगलों को बचाते हैं। गवर्नमेंट और पीपल दोनों ही फॉरेस्ट को बचाते हैं ज्वाइंटली जेएफएम के अंदर। कैसे? लोग तो पेड़ों को कटने से रोकेंगे, लोग बदले में गवर्नमेंट देगी पेड़ों के प्रोडक्ट, दवाइयां ले लो, फ्रूट ले लो, गोंद ले लो वहां से, तो दोनों को फायदा हो जाएगा। लोग बचाएंगे फॉरेस्ट को, बदले में फॉरेस्ट के प्रोडक्ट लेंगे। इसी को जेएफएम बोलते हैं। इन टर्न बदले में पीपल्स, लोग जंगलों को बचाएंगे, बदले में पीपल्स विल ऑब्टेन प्लांट प्रोडक्ट। प्लांट प्रोडक्ट मिलेंगे लोगों को, लाइक गम या गोंद। लोगों को गोंद मिलेगा, फ्रूट मिलेंगे, मेडिसिन मिलेगी। ये टॉपिक था पीपल पार्टिसिपेशन इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन। लोग फॉरेस्ट को बचाने में लोगों का क्या योगदान है। ऐसे जेएफएम, चिपको मूवमेंट, अमृता देवी बिश्नोई, ये सारे एग्जाम्पल लोगों का रोल है फॉरेस्ट बचाने में।
ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब अगला टॉपिक है ओजोन होल। ओजोन होल दो टाइप की ओजोन होती है, एक गुड ओजोन, एक बैड ओजोन। एक होती है गुड ओजोन, एक होती है बैड ओजोन। ये अर्थ है, धरती है, ये ओजोन है। एटमॉस्फेयर की लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर, और ये है ट्रोपोस्फीयर। जब मैं डिटेल कराऊंगा तब बताऊंगा इन सारी लेयर के बारे में, जो ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में, जो ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में डिटेल में बाद में बताऊंगा। दो ओजोन है, गुड ओजोन, बैड ओजोन। बैड ओजोन हमारे पास है ट्रोपोस्फीयर में, यहां हमारे, ये हम है, ये हम है, हमारे यहां जो ओजोन है बैड ओजोन है। इट इज प्रेजेंट नियर अर्थ और नियर ह्यूमन। ह्यूमन के नजदीक, धरती के नजदीक या ह्यूमन के नजदीक कौन सा ओजोन है? बैड ओजोन है, जो ट्रोपोस्फीयर में। जो हमारे को ये ऊपर से अल्ट्रावायलेट रे को रोकती है, ये ओजोन हमारे लिए बहुत खतरनाक होती है। कपड़े खराब कर सकती है, टायर खराब कर सकती है गाड़ियों की। जो ओजोन जो है, जो प्रेजेंट होती है, पोल्यूटेंट है ओजोन, यहां पे अगर है तो जो ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज को नहीं आने देती, तो वहां गुड ओजोन है, यूवी लाइट को रोक रही है। ये तो फिर ट्रोपोस्फीयर में। लेकिन इन स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर में क्या है? गुड ओजोन स्टॉप द एंट्री ऑफ यूवीबी लाइट। वहां वाली ओजोन है अल्ट्रावायलेट बी लाइट को नहीं आने देती, जो हार्मफुल है। जो तो दो ओजोन होती है, गुड ओजोन और बैड ओजोन। ओजोन की थिकनेस को नापने वाली यूनिट का नाम क्या है? ओजोन थिकनेस इज मेजर्ड इन DU, डोजन यूनिट। ओजोन की थिकनेस को डोजन यूनिट में नापेंगे हम। जो ओजोन की थिकनेस को DU या डोजन यूनिट में नापेंगे। ओजोन की थिकनेस को डोजन यूनिट में नापेंगे। ओजोन हमारे DNA प्रोटीन को तोड़ सकती है। ओजोन कैन ब्रेक डाउन DNA और प्रोटीन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बॉन्ड को तोड़ेगा, बॉन्ड। ओजोन DNA और प्रोटीन के बॉन्ड को तोड़ सकती है। ओजोन की वजह से, ओजोन को O3 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओजोन O3 को बोलते हैं। O3 स्किन एजिंग कर सकती है, खास स्किन डैमेज, स्किन एजिंग, स्किन कैंसर। स्किन खराब हो सकती है, स्किन का बुढ़ापा हो सकता है, स्किन कैंसर कर सकती है ओजोन जो। लेंस ओपेक हो जाएगा ओजोन की वजह से, ड्यू टू ओजोन, ड्यू टू यूवीबी लाइट। अरे ओजोन नहीं, यूवीबी लाइट की वजह से है। ओजोन नहीं है, यूवीबी लाइट है ये।
अल्ट्रावायलेट बी लाइट जो होती है, यूवीबी लाइट होती है, क्या क्या कर सकती है? अरे ओजोन नहीं होगी, ओजोन तो रोक रही है अल्ट्रावायलेट बी लाइट को। ओजोन में छेद हो गया, थिकनेस कम होगी तो ओजोन होल बोलोगे, और ओजोन होल से क्या होगा? ओजोन की थिकनेस कम होगी तो ओजोन होल हो गया, और ओजोन होल हो गया तो नीचे अल्ट्रावायलेट बी लाइट आ जाएगी। वो ओजोन ही तो थी अल्ट्रावायलेट बी को रोक रही थी। अल्ट्रावायलेट तो थिन हो गई तो अल्ट्रावायलेट बी यहाँ आ गई, और यहाँ आ गई तो क्या करेगी अल्ट्रावायलेट बी लाइट? डीएनए को तोड़ेगी, प्रोटीन के बॉन्ड को तोड़ेगी, बुढ़ापा कर देगी। ये सारी यूवीबी लाइट के नुकसान है। जो ओजोन के खत्म होने से यूवीबी लाइट यहाँ पहुंच गई। ओजोन होगी तो यूवीबी लाइट यहाँ नहीं पहुंचेगी, अगर ओजोन खत्म होगी तो ये लाइट यहाँ पहुंचेगी। स्किन कैंसर, स्किन का बुढ़ापा, ये सब कर देगी। लेंस धुंधला हो जाएगा यूवीबी लाइट। इट इज कॉल्ड कैटरैक्ट। कैटरैक्ट मोतिया बोलते शायद इसको जो है, तो कैटरैक्ट भी कर देती है ये जो है। और कॉर्निया का इन्फ्लेमेशन भी करती है। इट कॉज कॉर्निया इन्फ्लेमेशन। कॉर्निया इन्फ्लेमेशन कर देती है यूवी लाइट, और इसको बोलते हैं, इट इज कॉल्ड स्नो ब्लाइंडनेस। ओजोन ऊपर से ओजोन अगर टूट गई, नीचे यूवी लाइट पहुंच जाएगी, तो यूवी लाइट को ओजोन रोक रही थी। यूवी लाइट से क्या हो जाएगा? डीएनए टूटेगा, प्रोटीन टूटेगी, स्किन डैमेज हो जाएगी, कैंसर होगा, लेंस धुंधला हो जाएगा, जिसको बोलेंगे कैटरैक्ट। और बाहर का हिस्सा कॉर्निया, इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, इसको बोलेंगे स्नो ब्लाइंडनेस। ये सब कुछ ओजोन की वजह से हो जाती है। तो इस वीडियो का टाइम हो गया, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं छोड़ रहा हूं। अगला वीडियो कल देखेंगे जो, ठीक है।